नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। ये वो आंदोलन था, वो आखिरी और सबसे जबरदस्त लड़ाई जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी और भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 8 अगस्त 1942। जगह मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। महात्मा गांधी हजारों की भीड़ के सामने एक ऐसा भाषण दे रहे थे जो इतिहास बनाने वाला था। और उसी भाषण में उन्होंने एक मंत्र दिया जो पूरे देश में आग की तरह फैल गया, करो या मरो। बस यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बज चुका था। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, अंग्रेजी सरकार वो इसके लिए पहले से पूरी तरह से तैयार बैठी थी। उनके पास एक पूरा 3 स्टेप प्लान था कि इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कैसे कुचल देना है। पहला, मीडिया पर कब्जा करो। दूसरा, कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लो। और तीसरा, इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके आम लोगों की आवाज को दबा दो। और उन्होंने एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं की। अगली ही सुबह मतलब 9 अगस्त को गांधी जी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस की जो पूरी टॉप लीडरशिप थी, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। रातों रात अंग्रेजों ने इस आंदोलन का सर ही कलम कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब सारे के सारे नेता जेल में हैं, तो ये आंदोलन ये आगे बढ़ेगा कैसे? जब कोई लीडर ही नहीं बचा, तो इस क्रांति की मशाल को कौन थामेगा? इस सवाल के जवाब पर आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये करो या मरो वाली नौबत आई ही क्यों? वो क्या वजह थी कि अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी मंजूर नहीं था? देखिए, उस वक्त चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध। ब्रिटेन की हालत पतली थी और उन्हें जंग के लिए भारतीयों के सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने लॉलीपॉप देने की कोशिश की। 1940 में लाए अगस्ट ऑफर, फिर 1942 में भेजा क्रिप्स मिशन। दोनों में वादा था कि जंग के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। पर अब कांग्रेस इन छोटे मोटे वादों से ऊब चुकी थी। उनकी मांग बिल्कुल साफ थी, हमें चाहिए पूरी आज़ादी, न कम न ज्यादा। चलिए अब वापस आते हैं अपनी मेन कहानी पर। सारे बड़े नेता जेल में थे, लेकिन इसके बावजूद जो हुआ उसकी उम्मीद शायद अंग्रेजों को भी नहीं थी। ये आंदोलन पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। और इस आग को हवा कौन दे रहा था? आम लोग। जी हाँ, ये अब लीडर्स का नहीं बल्कि जनता का आंदोलन बन चुका था, एक सच्ची जन क्रांति। और जब जनता क्रांति करती है तो कई ऐसे हीरो सामने आते हैं जिनके नाम इतिहास की किताबों में अक्सर खो जाते हैं। ऐसी ही एक हीरो थी सिर्फ 22 साल की उषा मेहता। उन्होंने अंग्रेजों की मीडिया सेंसरशिप को तोड़ने का एक बिल्कुल अनोखा तरीका निकाला, एक अंडरग्राउंड यानी खुफिया रेडियो स्टेशन। सोचिए, उनका ब्रॉडकास्ट एक दमदार लाइन से शुरू होता था, ये कांग्रेस रेडियो है, भारत में किसी खुफिया जगह से। लगभग 3 महीने तक अंग्रेज उन्हें ढूंढते रहे और ये खुफिया रेडियो स्टेशन बगावत का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाता रहा। अब जरा एक और हीरो की कहानी सुनिए। उम्र 72 साल। जी हाँ, 72 साल की मातंगिनी हाजरा, जिनका हौसला और हिम्मत उनकी उम्र से कहीं ज्यादा जवान थी। मातंगिनी हाजरा, जिन्हें लोग प्यार से गांधी बूढ़ी भी कहते थे, वो 6000 लोगों की एक रैली को लीड कर रही थीं। अंग्रेजी पुलिस ने उन पर गोली चला दी, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो वंदे मातरम के नारे लगाती रहीं। और गिरते गिरते भी उन्होंने तिरंगे झंडे को झुकने नहीं दिया, जमीन पर गिरने नहीं दिया। और ये आंदोलन सिर्फ रैलियों और जुलूसों तक ही सीमित नहीं था, इसका रूप बहुत बड़ा था। छात्र और फैक्ट्री मजदूर सब हड़ताल पर चले गए। सरकारी दफ्तरों और थानों पर हमले होने लगे। रेलवे की पटरियां उखाड़ी जा रही थीं। टेलीग्राफ के तार काटे जा रहे थे ताकि अंग्रेजी हुकूमत का कम्युनिकेशन ठप हो जाए। और तो और, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता जेल से फरार होकर अंडरग्राउंड तरीके से इस आंदोलन को चला रहे थे। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। गांधी जी, जो हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे, उनका रुख भी इस बार थोड़ा अलग था। उन्होंने ये माना कि देश के लोग जिस हताशा में हैं, उसे देखते हुए अगर इस आखिरी लड़ाई में कहीं कहीं हिंसा हो भी जाती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। ये एक तरह का प्रैक्टिकल बदलाव था उनकी सोच में। लेकिन देखिए, इतिहास कभी भी सीधा सपाट नहीं होता। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि भारत में हर कोई इस आंदोलन के साथ नहीं था। कुछ बड़े और अहम संगठन थे जिन्होंने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। तो मामला कुछ ऐसा था। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कह रही थी कि अंग्रेजों, अभी और इसी वक्त भारत छोड़ो, हमें पूरी आज़ादी चाहिए।
और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, जिनका मानना था कि विश्व युद्ध के इस मुश्किल वक्त में अंग्रेजी सरकार का साथ देना चाहिए और इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हिंदू महासभा के एक बड़े लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने तो ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखकर ये तक कहा कि कोई भी जो आम लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, सरकार को उसका सख्ती से मुकाबला करना चाहिए। वहीं पार्टी के अध्यक्ष वीडी सावरकर की एक स्ट्रैटेजी थी, जिसे वो रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन कहते थे। इसके तहत उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी सरकार को बिना शर्त पूरा सहयोग देने की बात की, बल्कि अंग्रेजों की फौज में भारतीयों की भर्ती करवाने में भी बढ़ चढ़कर मदद की। इन अलग अलग विचारों और मतभेदों के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी थी जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये वो मोड़ था जिसके बाद पीछे लौटने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। ये आंदोलन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने लंदन में विंस्टन चर्चिल को लिखा, मैं यहाँ 1857 के गदर के बाद के सबसे बड़े और सबसे गंभीर विद्रोह से निपट रहा हूँ। ये शब्द दुश्मन के खेमे से आए थे। अब ब्रिटेन पर हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा था। एक तरफ भारत के अंदर इतना बड़ा विद्रोह, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जैसे बड़े वर्ल्ड लीडर्स का दबाव, और तीसरा खुद ब्रिटेन के अंदर भी लोगों की सोच बदल रही थी। इन सब चीजों ने मिलकर ब्रिटिश राज की चूल्हे हिला दी थी, और इस बढ़ते दबाव का असर सीधे सीधे ब्रिटेन की पॉलिटिक्स पर पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटेन के आम लोगों को भी ये समझा दिया था कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन भी है और गलत भी। इसी बदले हुए माहौल में 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और लेबर पार्टी की सरकार बनी। और जानते हैं उन्होंने चुनाव किस वादे पर जीता था? यही कि वो कॉलोनीज को यानी गुलाम देशों को आज़ादी देंगे। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की आज़ादी को इनएविटेबल बना दिया, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसे अब टाला नहीं जा सकता। अब सवाल ये नहीं था कि भारत आज़ाद होगा या नहीं, सवाल सिर्फ ये था कि कब होगा। और आखिरकार वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के ठीक 2 साल बाद 1947 में दशकों के संघर्ष के बाद वो दिन आ ही गया। इस आखिरी और निर्णायक जन आंदोलन ने अपना काम कर दिया था और भारत को मिली पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, सारे नेता तो जेल में बंद थे, फिर भी पूरा देश उठ खड़ा हुआ। तो फिर किसी भी आंदोलन की असली ताकत का सोर्स क्या होता है? क्या वो नेता होते हैं या फिर जनता?